अच्छा, जो सरकारी अस्पतालों के जो बुरे हाल है, पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, तो चुनाव में ये मुद्दा क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आप भी अगर कभी सरकारी अस्पताल या जितने भी जो लोग व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, हर कोई सरकारी अस्पताल के बुरे हाल से परेशान है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये चुनाव में ये मुद्दा हाईलाइट क्यों नहीं हो पाता? चुनाव के अंदर ये हाईलाइट इसलिए ना होता है, जो पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं और जब चुनाव के टाइम ये कुछ चंद पैसों के अंदर वो उनको खरीद लेते हैं, इसलिए वो मुद्दा वहीं दफन हो जाता है। इरफान खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इरफान साहब, स्वागत है आपका एनएनटीवी में। सबसे पहला एक सवाल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शुरू से लेके आखिरी तक इसकी पूरी हिस्ट्री जनता को मालूम है। अमरावती में इस पार्टी की टिकट से लड़ने का आपका क्या इंटेंशन है? थोड़ा सा वाजे कीजिए, उसके बाद सवाल करेंगे जनता के। सवाल पार्टी का जो खड़े रहने का मसला आपका जी। है, हमने सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी अच्छा। और शरद पवार जी के साथ हमने पूना के अंदर मेरी बाइट हुई। हमारे तीन यहाँ से जो इन्होंने टिकट का मांगे थे, 3 लोग थे जिसमें मैं भी एक था। लेकिन वहाँ बाइट देने के बाद हमें फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद बॉम्बे बुलाया गया। बॉम्बे शरद पवार साहब के घर पे करीबन 15 से 20 मिनट हमने वहाँ बातचीत की उनसे। एक आश्वासन मिला कि अब बिल्कुल उन्होंने एक दबाव डाले कांग्रेस पार्टी पे। क्या हमने उनकी बात करी कि भाई सर, अमरावती के अंदर आपके ही कोटे से यहाँ टिकट दी गई। इसके पहले 2 बार पंजे के लिए मतलब एक खोड़के मैडम भी जो खड़े थे यहाँ, उनके ही कोटे थे जो अति ज्यादा उनके पहले उनके साथ में थे, वो बाद में अलग हुए। महाराष्ट्र की सरकार चेंज हुई, लेकिन हमको इतना भरोसा मिला कि आपको बिल्कुल हम टिकट दिलाएंगे, तो उन्होंने मेहनत भी की। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद हमें मालूम पड़ा कि उनको टिकट, उनका जो बातचीत होने के बाद वो बात नहीं ऊपर नहीं सुन रहे। अमरावती के खास करके अमरावती के मुस्लिम को वो टिकट देना चाहिए, लेकिन टिकट नहीं मिली वहाँ। फिर ये हुआ कि हम उसके 4-5 दिन के बाद एमआईएम की हमारे पास आई। एमआईएम वालों के पास हम गए, उन्होंने हम उसके अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद रात में शहर के अंदर एक धमाका हुआ कि इरफान खान एमआईएम का पार्टी के अंदर। तो उसके बाद जो धमाका हुआ, धमाके होने के बाद ये हो गया शहर के अंदर 90% लोग एक चाहने लगे, एक उमंग उठी कि नहीं अब मिला है शहर के अंदर दमदार। लेकिन वो टिकट हमारी काट दी गई। वो टिकट ऐसी काटी गई कि वो दिल्ली फोन, दिल्ली से हैदराबाद रेड्डी साहब को फोन, तो वहां से भी टिकट कटी। उसके बीच में हम बॉम्बे के अंदर गए। जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स नाना पटोले साहब, जब हम बॉम्बे उनके पास पहुंचे एक फाइल लेके, सर हम टिकट के लिए आपके पास आए, हमारे को उन्होंने बात करना पसंद नहीं की। हम 5 लोग थे मुस्लिम और 5 जिसमें 3 पार्टी के लोग अलग अलग थे। जब उनके पास हमें फाइल दिए, फाइल देखना पसंद नहीं किए। आप अमरावती से बॉम्बे आए कैसे? आपकी तो यादें गायब हो रहे वहां और आप बॉम्बे में। तो सर हमको यादें से कुछ करना नहीं पड़ता, यादें के लिए जो संस्था है, जो कमेटी है वो देखेगी, लेकिन हम आपके पास टिकट मांगने को आए। उन्होंने हमारी बात को ना सुना, हमसे बात करना पसंद नहीं किए। वो कांग्रेस के बड़े लीडर जिनके पास हम गए, लेकिन जब वो हमारे को उम्मीद नहीं लगी या नहीं मिलती है, हम वैसा नहीं गए उनके पास। हमारे यहाँ 1,63,000 वोट अमरावती शहर के अंदर है। हम कोई उनसे भीख मांगने नहीं गए, हमारा हक लेने गए। अभी हम हमारा हक लेने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और हमको उम्मीद है हमारी जनता अमरावती शहर की वो हमको पसंद करेंगी और जहाँ हम भेजना है वहाँ भेजेंगे और वो मुद्दे भी इंशाल्लाह ताला वहाँ उठाएंगे। उसके बाद एक 3 फॉर्म आए मुस्लिम लीग के, एक नागपुर के अंदर, एक अमरावती के अंदर और एक दूसरी जगह, जिसमें से हम 2 लोग यहाँ खड़े हुए हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर। तो उसका इंटेंशन ये था कि वो मुसलमानों को टिकट देना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मजलिस भी प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के। तो इरफान खान जैसा नाम जो अमरावती में आसानी से मजलिस की सीट निकाल सकता है, ऐसे कैंडिडेट को मजलिस की टिकट ना देना, जबकि मजलिस को अगर इरफान खान जैसे लोग मिल जाए तो आज मजलिस को महाराष्ट्र लेवल पर इरफान खान मजबूत कर दे, वो ताकत रखने वाला शख्स, और ऐसे शख्स को मजलिस टिकट नहीं दे रही है। तो आप इस चीज को समझिए कि मुसलमानों का मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है।
एजुकेशन से रिलेटेड इरफान साहब आपके पास में क्या मैप है, थोड़ा सा जनता को वादे कीजिए। एजुकेशन के लाइन से सर, यहाँ एक सिर्फ डीएड कॉलेज है। आज आप डीएड कॉलेज की पढ़ाई को देख सकते हैं। डीएड कॉलेज के बाद नौकरियां नहीं है। डीएड कॉलेज के जो जिनके बाद डिग्रियां है वो ऑटो चला रहे हैं शहर के अंदर, नौकरियां नहीं है। इधर के क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक ही है कि मुस्लिम जो स्कूल है, लेकिन उतनी नौकरी पास में नहीं है। मेरे पास भी एक स्कूल है जहाँ मैं चलाता हूँ, जिसमें 225 बच्चे, जिसके अंदर मैं उनका सॉक्स से लेके उनकी टाई तक तो मैं उनको अपने अपने तौर से देता हूँ बच्चों को। उसके अंदर कोई उनका वो नहीं, यहाँ तक कि उनकी फीस के लिए भी 1 रुपए नहीं देता हूँ। यहाँ कुछ स्कूल हैं जो खिलवाड़ कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, जो जहाँ गवर्नमेंट की है कि एक 500 रुपए फीस है, 30,000 25,000 रुपए यहाँ स्कूल वाले ले रहे हैं। उन्होंने धंधा बिजनेस बना के रखे है। लेकिन आने वाले वक्त में हम बताएंगे, अब ये ताकत मिलती है वो बच्चों को फ्री चार्ज हर चीज की सुविधा उनको मतलब वहाँ तैयार देंगे उनको, और ऐसी स्कूलें बनाएंगे कि लोग अमरावती शहर के जिन्होंने 70 साल से नहीं देखे वो चीज हम यहाँ करके बताएंगे। सर, जैसा मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा TNM पर, आपने उस इंटरव्यू में कहा कि आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर यहाँ पर आपके एरिया में अतराफ में हॉस्पिटल दूर है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जो अमरावती शहर में जो अस्पताल है भी अवेलेबल, उनकी हालत कैसी है, उनके हाल क्या है? उनकी हालत इतने अच्छे अंदर नहीं है। सुविधाएं वहाँ खास करके मुस्लिम समाज का हम देखते हैं, जब वहाँ हमारा जो लोग वहाँ जब जाती है महिला, वहाँ उनको गलत तरीके से वहाँ व्यवहार होता है अंदर में। कहीं थोड़ा बहुत सा होता है अच्छा भी, लेकिन 80-70% जो है वो गलत अल्फाज वापरे जाते हैं। हमने इससे पहले मांग करे थे हमारे खासदारों से, आमदारों से, कि हमको आप डफरीन की एक छाप यहाँ दिए जाए। एक मुस्लिम समाज यहाँ 2.5 से 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ कम से कम एक ब्लड बैंक नहीं है। आज किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, हमारे तरफ से कम हजारों ब्लड हम डोनेट करते हैं, लेकिन आज भी ब्लड एक हमारे पास एक स्टाफ नहीं है यहाँ। आज कभी जरूरत पड़ती है तो सीधा बोलते हैं कि ब्लड हमारे पास नहीं है। ये चीजों की खास करके जरूरत है मुस्लिम क्षेत्र के अंदर। वजह यह है कि छोटी छोटी चीजें, आज प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे यहाँ बहुत आए थे, लेकिन गवर्नमेंट की सुविधा है उसमें कुछ नहीं। लेकिन हमारे जैसे खुददार लोग ये मुद्दे को उठाते रहेंगे। हम जो वो खुददार है जो बिकते नहीं किसी से। बहुत शुक्रिया, बातें बहुत है व्यूअर्स, लेकिन समय कम है। एक इंटरव्यू पेंडिंग रखकर पार्ट 2 के लिए बने रहे NNTV। इरफान खान साहब, आपका बहुत स्वागत है। आपने इतनी मसरूफियात में भी अपना कीमती समय NNTV को दिया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे NNTV के साथ। कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद शहजाद। जय हिंद।